पीओके के लोग ही पाकिस्तान जब टूटेगा उससे अलग होकर वापस हमारे साथ मिले। ये टेररिज्म से वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया जो आईएसआई अपने लोगों की नहीं हुई, वो कश्मीरियों की कहां से हो जाएगी। पीओके के लोग डिमांड करते हैं कि हमें भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा आदमी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जम्मू कश्मीर में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पहलगाम अटैक के बाद से बहुत लोगों के मन में यह सवाल था कि अब जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे टूरिज्म को झटका लगेगा, वहां जो विकास की गति थी वो विकास की गति रुक जाएगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज पर वो चले, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन हुआ, कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने वाली वंदे भारत चल पड़ी, तो एक बार फिर यह प्रश्न उठ रहा है कि अब कश्मीर आगे कैसे बढ़ेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार विशाल। सर, पहला सवाल यही है कि जब चिनाब ब्रिज पर तिरंगा हाथ में लेकर प्रधानमंत्री को आपने चलते हुए देखा, तो क्या वो फीलिंग थी मन में? क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा है जहां पर तिरंगा फहराने की बात तक नहीं होती थी। और एक समय वो भी याद आता है जब आज से काफी वर्ष पहले, जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तब तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक पर आए थे और कल दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज पर उन्होंने तिरंगा फहराया। यह मैसेज कश्मीर के लिए, भारत के लिए, दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट था? देखे, ये जो कल तस्वीर आई ये सारी दुनिया ने देखी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 90s में और 2000 में ये जो इलाका है जहाँ ये ब्रिज बना है, ये टेररिज्म से वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था। और वहाँ प्रधानमंत्री इस तरह से झंडा लेकर फहरा रहे थे ओपनली। और एक वक्त था आज से 15-20 साल पहले, जब ये पूरा इलाका टेररिज्म से अफेक्टेड था, कि प्राइम मिनिस्टर जब भी आते थे उनको बुलेट प्रूफ शीशे में रखना पड़ता था। उनकी जब पब्लिक रैली होती थी या कोई पब्लिक मीटिंग होती थी तो बुलेट प्रूफ जो लाया जाता था, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते थे। तो कितनी तब्दीली, मैं समझता हूँ यही काफी है दुनिया को दिखाने के लिए कि कितना समय, वक्त और समय से कितना कुछ बदल गया। और ये एक वो मैसेज देता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है और इसको पूरी तरह से, जिस तरह से ये रेलवे ब्रिज दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बनाकर भारत ने अपनी टेक्निकल पावर दिखाई, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी दिखाई, और इसमें ट्रूप्स की मूवमेंट, यात्रियों की मूवमेंट, कश्मीर के लोगों की जो पैदावार है उसको रात को अगर वो कश्मीर से लोड होगी तो नेक्स्ट मॉर्निंग दिल्ली की जो फ्रूट मंडी है वहां पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है और ये सपना 75 साल से यहाँ के लोग देख रहे थे, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी। क्योंकि क्या होता था, हाईवे ब्लॉक हो जाता था, जरा सा मौसम खराब होता था, बारिशें होती थी, बर्फ गिरती थी, रास्ता बंद हो जाता। नेशनल हाईवे आप देखिए, आए दिन हमारी नेशनल चैनल्स में न्यूज होती थी, जम्मू कश्मीर हाईवे बंद हो गया। आ जाकर आप डिपेंडेंट होते थे सिर्फ एयर कनेक्टिविटी, और एयर कनेक्टिविटी भी जब वेदर खराब होता था तो बंद हो जाता था और बहुत दिक्कतें आती थी। आज वो मुमकिन है इस ब्रिज की वजह से और इस रेलवे कनेक्टिविटी और वंदे भारत में। आदमी रात को अगर श्रीनगर से चलेगा तो सवेरे दिल्ली में होगा। आप देखिए कितनी बड़ी ये कश्मीर को जो एक मेंटल ब्लॉक था कि दूरी, जो दिल की दूरी जो है दिल्ली, कश्मीर और दिल्ली में, उसको खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम है जो कई सालों से बहुत सारी सरकारें कोशिश कर रही थी। मैं समझता हूं ये मुमकिन हुआ, ये श्रेय भी भगवान ने नरेंद्र मोदी जी को दिया। बहुत से लोगों के मन में कल सवाल आया होगा कि क्या हो गया, इतनी क्या बड़ी बात है, एक ट्रेन ही तो चली है, एक ब्रिज ही तो बना है। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कल उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रधानमंत्री के सामने मंच पर अपने भाषण में जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं छोटा था, स्कूल में था, तब से ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं सुनता था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन पूरा तो फिर भी कोई नहीं कर पाया। पूरा तो ये अब जाकर हुआ है। इसी से समझ में आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये पूरा होना कितनी बड़ी बात है। ये कोई आम ट्रेन चलना या कोई आम ब्रिज का उद्घाटन नहीं है, कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। देखो, उमर अब्दुल्ला साहब ने कल बोला कि इसको अंग्रेज भी ये सपना देखते थे कि हम इसको
रेल से कनेक्ट करें, और उनका था कि उड़ी के रास्ते से हम ट्रेन को लाएं, लेकिन वो भी इसको मुमकिन नहीं कर पाए। और मैं यही बात कह रहा था ना, ये भगवान श्रेय देता है आपको। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हर आदमी को श्रेय नहीं मिलता है। श्रेय उसी को मिलता जिस पर ऊपर वाले की कृपा हो, और ये इसके लिए भगवान ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। हालांकि बहुत सारे मैं आपको बताऊं, वाजपेयी जी ने बहुत इसमें क्या एफर्ट की, और इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया। बहुत सारी कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने ट्राई की, बहुत सारों ने ट्राई की, और जब हम सर्विस में आए थे उस वक्त भी बातें चलती थी कि कश्मीर में ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी। तो 40 साल इसको देखते, इंतजार करते हुए, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्या ये छोटी सी बात है, आम आदमी सोचता होगा कि एक रेल का ही कनेक्टिविटी दिया क्या हो गया, लेकिन ये एक कश्मीर में रहने वाला और जम्मू रीजन में रहने वाला ही समझ सकता है कि रेल की कनेक्टिविटी जो ऑल वेदर होती है, जो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी वजह से क्या मुमकिन है, ये वहां का रहने वाला ही समझ सकता है कि जो और सबसे बड़ी बात, जो दिल की दूरी लगती थी ना कि दिल्ली बहुत दूर है, वो खत्म हो गया। अगर अब आप डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन कल को वो भी चलेगी डायरेक्ट श्रीनगर से, तो आप एक रात को अगर आप कश्मीर में बैठे तो नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल बी इन दिल्ली। इसका जो मेंटल ब्लॉकेड होता था वो खत्म हो गया, और ऑल वेदर कनेक्टिविटी से लोगों का आना जाना, माल और सामान का आना जाना, फ्रूट का आना जाना, और जो भारत से बाकी सामान कश्मीर में जाता है, इतने ट्रक्स आप देखते हैं सड़कों पे लाइन से 4-4 दिन रुके हुए हैं क्योंकि रास्ता हाईवे बंद है। और आए दिन हाईवे वेदर की वजह से बंद हो जाता था, खासकर बनहाल और जवार टनल के बीच में वो एरिया हमेशा अफेक्टेड रहता था। कभी बारिश की वजह से पहाड़ गिर गया, कभी बर्फबारी हो गई, वो सारी चीजें अब खत्म। और जब रास्ता बंद होता था तो जो फ्लाइट की टिकट्स थी उस वो स्काई रॉकेट हो जाती थी, उनकी कीमतें 2-2, 3-3, 4-4 गुना हो जाती थी। अब वो नौबत नहीं आएगी, और फोर्सेस की रिक्वायरमेंट जो डिप्लॉयमेंट होती थी, मूवमेंट थी, वो अब बहुत जल्दी मुमकिन है। मुझे याद है जब मैं डीजीपी था, 2018 या 17 की बात है, हम इलेक्शन करा रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ने जो फोर्सेस हमें दी थी, तो वो फोर्सेस 4 दिन हाईवे पे फंस गई, और वो इलेक्शन की डेट अब रीशेड्यूल नहीं हो सकती थी। तो वो एक दिन पहले, हालांकि हमने उनको एक हफ्ता पहले बुलाया था, लेकिन 4 दिन बीच में रुकने की वजह से उनको एक दिन सिर्फ अगर नेक्स्ट डे इलेक्शन थी, पिछली रात वो पहुंची। उनकी ब्रीफिंग, उनकी एक्लेमेटाइजेशन, उनका वो सारा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहां वायलेंस हुई थी। वो अब मुमकिन नहीं है। फोर्सेस टाइमली मूवमेंट कर सकती हैं, आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो, सीआरपी हो, और लोगों का, यात्रियों का की बड़ी सुविधा हो जाएगी, और सामान की बहुत मालगाड़ियां चलेंगी कश्मीर और दिल्ली के बीच में। ये नक्शा बदलने वाला कदम है, जो हालांकि बहुत पैसे लगे इसमें, 40,000 करोड़, लेकिन ये एक पूरा गेम चेंजिंग कनेक्टिविटी है। ये कश्मीर को दिल्ली के साथ बिल्कुल ये 370 के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट घटना मैं कहूंगा तो ये कनेक्टिविटी। 2,35,00,000 टूरिस्ट का जिक्र तो हम बार बार करते हैं कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में जो टूरिज्म बूस्ट हुआ है वो कमाल का है, वो ऐतिहासिक है। ऐसा कभी नहीं देखा गया। पिछले साल में 2,35,00,000 टूरिस्ट आए, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद से सबके मन में एक प्रश्न था, एक डर था कि साहब टूरिस्ट नहीं आएगा, टूरिस्ट डर जाएगा। लेकिन ये दिल्ली से अब श्रीनगर तक की जो है सीधी वंदे भारत भी कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि हम वो कॉन्फिडेंस वापस लोगों में लाने में कामयाब हो पाएंगे? जब तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज पर चले तो वो पूरे देश के लोगों का, दुनिया के लोगों का कॉन्फिडेंस एक बार फिर से बढ़ाएगा कि कोई बात नहीं, पहलगाम को भूलिए, उससे पीछे रखिए और एक बार फिर टूरिज्म के लिए कश्मीर का रुख किया जाए। देखिए, मैं बड़ी फ्रैंकली बात करूंगा, दिल के जख्मों को भरने में टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो कल की कनेक्टिविटी है, ये बिल्कुल रिवाइव करेगी टूरिज्म को, लेकिन समय लगता है, क्योंकि
जो पहलगाम में हुआ वो छोटी मोटी घटना नहीं थी, वो बहुत बड़ी घटना थी। और थोड़ा समय इसको देना चाहिए, काफी नंबर्स में टूरिज्म रिवाइव होगा। और इसमें थोड़ी 2-3 महीने के लिए मैं सुन रहा था रेलवे मिनिस्टर साहब को, अश्वनी साहब को, वो कह रहे थे कि जब तक जम्मू रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है, उसमें 2-3 महीने लगेंगे, तब तक ट्रेन कटरा से चलेगी। उसके बाद ये ट्रेन श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से दिल्ली जाएगी। तो ये थोड़ा 2-3 महीने का समय लगेगा। उसके बाद आप देखिएगा बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशंस, ट्रेन ऑपरेशंस होंगे। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि टूरिज्म दोबारा रिवाइव होगा, कश्मीर में भी और इस पूरे खित्ते में। प्रधानमंत्री ने संदेश पाकिस्तान को क्या दिया है, चाइना को क्या दिया है? एक तरफ वो हैं जो आतंक फैलाकर इस इलाके को लगातार अशांत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अगर आप आतंक फैलाने पर आमादा हैं, मैं विकास करने पर आमादा हूं। अगर आप हाथ में कश्मीरियों के बंदूक थमाने पर आमादा हैं, तो हम भी लैपटॉप थमाने पर आमादा हैं। पाकिस्तान के लिए भी संदेश है और आम कश्मीरी के लिए भी एक संदेश है कि उसे भी तय करना है कि वो किसके साथ खड़ा है, किसकी तरफ है वो। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया कि ये इंसानियत के खिलाफ है जो पहलगाम में हुआ। जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जो है, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो बिल्कुल कश्मीरियों की हमदर्द नहीं है। जो लोग, जो फौज, जो आईएसआई अपने लोगों की नहीं हुई, वो कश्मीरियों की कहाँ से हो जाएगी। तो मैं इनफैक्ट बार बार ये कहता हूं कि कश्मीर के लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज और वहां की आईएसआई आपकी बिल्कुल हमदर्द नहीं है। वो प्रधानमंत्री का जो डेवलपमेंट पुश है 2014 के बाद, उसने जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया। और आज देखते हैं कि आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ एक दर्जन मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं। और पाकिस्तान में एक भी, पीओके में एक भी नहीं है। यहाँ 3-3 एयरपोर्ट्स हैं, श्रीनगर, जम्मू, ले। पीओके में एक एयरपोर्ट नहीं है, और हमारे 3 में से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारे यहाँ 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। एक अवंतीपुर कश्मीर में बन रहा, एक जम्मू में ऑलरेडी इनागुरेट प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, सांबा में। और आईआईटी, आईआईएम, पाकिस्तान इन चीजों का सोच भी नहीं सकता, एम्स, आईआईटी, आईआईएम। तो वो वहां के, इसीलिए वहां पीओके के और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग डिमांड करते हैं कि हमें भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा आदमी चाहिए। इसीलिए आए दिन वहां फौज क्रैक डाउन करती है लोगों पे। वहां जो रक्षा मंत्री कह रहे थे, बिल्कुल सही, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पीओके के लोग ही पाकिस्तान जब टूटेगा उससे अलग होकर हमारा वापस हमारे साथ मिलेंगे। आप देखिएगा, ये समय की बात है। और आप देखिए कितने हाईवेज, कितनी टनल, आप देखिए जोजिला टनल बनी, ये चिनानी वाली टनल बनी, हाई टेक टनल्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, इस तरह की रेल कनेक्टिविटी मिल रही है, एयर ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल पैकेज आप देखिए, हजारों करोड़ का कितनी इंडस्ट्री आ रही है। और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर में, ये जो भगवान की मर्जी से नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का डेवलपमेंट पुश दे रहे हैं, वो इस इलाके का नक्शा ही बदल दिया है। और ये सारा कुछ थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू सोशल मीडिया। पीओके के लोग और पाकिस्तान के लोग देखते हैं, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक दूसरे का देखते हैं, वहां क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है। उनको रोटी के आटे आटे के लिए तरस रहे हैं, और हमारे इलाके में हजारों लाखों करोड़ का गवर्नमेंट, जितना उनका सारा बजट नहीं है, जितना वो आईएम उधर से आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, उससे ज्यादा पैसा तो जम्मू कश्मीर में भारत ने लगा दिया। और आप देखिए, ये सारी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, ये मैसेज है पाकिस्तान और चाइना के लिए और वहां के लोगों के लिए। कश्मीर की इंटरनल सिक्योरिटी पर सर थोड़ी सी बात करना जरूरी है, क्योंकि आपका अनुभव बहुत लंबा चौड़ा है वहां पर, और आप इसे बेहतर बता सकते हैं कि हम बड़े बड़े कदम तो उठा देते हैं, लेकिन फिर एक ऐसी घटना होती है, सिर्फ 4 आतंकी लगते हैं आपकी पिछले 5-7 सालों की या दशकों की मेहनत को मिट्टी में मिला देने के लिए। क्या किया जाए इंटरनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए? क्या किया जाए इन स्लीपर सेल के लिए? क्या ऐसा किया जाए कि पहलगाम जैसी घटना फिर ना हो और हमारी दशकों की, वर्षों की मेहनत एक झटके में मिट्टी में ना मिल जाए?
देखिए, दो तीन कदम बहुत जरूरी हैं, और जो हालांकि गवर्नमेंट हर फ्रंट पे काम कर रही है, ये बात माननी चाहिए। आप देखिए, जो हुर्रियत सारा पाकिस्तान का एजेंडा चलाती थी, आज बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यहाँ बंद कॉल्स होती थी, यहाँ हड़तालें होती थी, यहाँ स्कूल बंद होते थे, बिजनेस बंद होता था, वो सब बंद हो गए। पत्थरबाजी के इंसिडेंट बंद हो गए। लेकिन जैसे आपने कहा, एक बड़ी घटना पहलगाम जैसी सारा नक्शा बदल दे। हालांकि टेररिज्म के हर फ्रंट में इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये जो इको सिस्टम पर प्रहार है, जिसमें आपने देखा 75 लोगों को सरकार से निकाला, प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए। एक क्लियर मैसेज होना चाहिए कि आप सरकार में नहीं रह सकते अगर आप टेररिस्टों की और पाकिस्तान की का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, जो टेररिस्ट अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, 90% पाकिस्तानी हैं, और उसमें कुछ रेगुलर एसएसजी कमांडोज हैं पाकिस्तान आर्मी के। उनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, और वो अभी मरे नहीं हैं। मुझे लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये आप मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ। जम्मू रीजन में भी अभी उनका नंबर 60-70, और नंबर्स में वी कैन वेरी, बट 3-3, 4-4 के, 5-5 के ग्रुप बहुत सारे ऑपरेट जम्मू रीजन में और कश्मीर घाटी में। अभी तक पहलगाम वाला ग्रुप पकड़ा नहीं गया, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ अभी तक। जिसने किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ, वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। इसका मतलब है ये ग्रुप अभी ऑपरेट कर रहे हैं, इनको एलिमिनेट करना। इसी तरह कश्मीर घाटी में बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका नंबर 80-90 तक बताया जाता है, और उसमें 90% फॉरनर हैं। इनका एलिमिनेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमने करके दिखाया, और बहुत क्लियर मैसेज, और उसमें प्रधानमंत्री ने कंडीशन रखी है। एक तो वाटर बॉम्ब, पानी का बॉम्ब, जो सिंधु नदी का जो एग्रीमेंट था, उस पे पाकिस्तान घुटने पे आएगा, आप देखिएगा आने वाले समय में, लेकिन समय लगेगा। दूसरा, आप कहीं भी छुपिए, चाहे आप लश्कर के हेडक्वार्टर में हो, भावलपुर में हो, मुरीदके में हो, या सियालकोट में हो, ये बहुत बड़ी नकेल पाकिस्तान को भारत ने डाली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, विच मीन्स आप दोबारा पहलगाम करोगे या पुलवामा करोगे, हम तुम्हें दोबारा घुस कर मारेंगे। तो ये एक ऐसी नकेल है जो पाकिस्तान थर्ड बड़ा है। हालांकि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, वो सुधरने वाला नहीं है। उनकी फौज की एग्जिस्टेंस ही इसी बात पे है कि वो कश्मीर में कुछ ना कुछ चलाते रहे। लेकिन मैं समझता हूं प्रधानमंत्री ने बहुत इंटेलिजेंटली ये कहा, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, और हम आपको हिट करेंगे। इसका मतलब है उनको नकेल डाल के रखा है। ये और बड़ी दूसरा, इंपॉर्टेंट बात है एसपी वैद साहब, थोड़ा सा इसे और समझने की जरूरत है। जब जब कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि साहब कितना नुकसान हुआ, बताया जाए भारत का क्या नुकसान हुआ, तब तब प्रधानमंत्री और सरकार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो अभी फायदा नुकसान अभी मत गिनिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या भारत कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है? क्या आने वाले समय में आपको और नुकसान पाकिस्तान का होते हुए दिखेगा? और क्या जरूरी है कि यह मिलिट्री अटैक के रूप में होगा, या कुछ और भी हो सकता है, जैसे सिंधु जल समझौता खत्म करना? ऑपरेशन सिंदूर टेररिज्म के खिलाफ, और ये टेररिज्म में पाकिस्तान को जो नकेल डाली गई है कि अगर आप कोई बड़ा हादसा करोगे, हम आपको हिट करेंगे और अंदर घुस के। और कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में जहां आप छुप सकते हो। हमारी रीच वहां तक है। आप बलोचिस्तान के इलाके में जाइए, पंजाब में जाइए, सिंध में जाइए, हम आपको हिट करेंगे। और इसमें सभी ऑप्शन है। इसमें जो सिंधु समझौता है, सिंधु नदी वाला, वो भी वाटर वाला भी है। इसमें मिलिट्री ऑप्शन, एयरफोर्स ऑप्शन, नेवी का ऑप्शन भी है। और अगली बार जैसे रक्षा मंत्री कह रहे थे, सबसे आगे हमारी नेवल शुरुआत नेवल नेवी करेगी। तो भारत ने सभी ऑप्शन रखे हैं, और पाकिस्तान को एक इस तरह इस स्थिति में लाया है, घुटनों पे लाया है कि, और ये आप समय से देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से इस नकेल से निकल पाता है। तो मैं समझता हूं बहुत बहुत बढ़िया कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, हमारी सरकार ने उठाया, और इससे पाकिस्तान को
छटपटाहट तो होगी, और देखेंगे कि वो किस तरह से क्योंकि उनकी, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि अगर आपको याद होगा उनके DGIS-PR का बयान, उसने कहा हमारी पाकिस्तान आर्मी और ISI, मतलब ISI में उन्हीं के आर्मी के लोग होते हैं, हम्म। पाकिस्तान आर्मी का मोटो है ईमान, तकवा और जिहाद, और एक हम्म। चौथा लफ्ज कोई और बोलता है, वो जिहाद ही करना चाहते हैं। वो एक किस्म के टेररिस्ट हैं यूनिफॉर्म में। तो आप ऐसे फौज को आप क्या उनके साथ, अल्टीमेटली आपको जंग करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं लगता वो सुधरेंगे, और हमें उनको दोबारा उसी तरह से ठोकना पड़ेगा जिस तरह आपने 7 तारीख को देखा और 10 तारीख को देखा। आप आने वाले दिनों में, भगवान ना करे मैं सही निकलूं, भगवान करे मेरी, मैं जो बोल रहा हूं गलत हो, लेकिन मेरा 35 साल का तजर्बा यही बताता है पाकिस्तान आर्मी सुधरने वाली नहीं है। और जिसका माटो ये है, उसको अल्टीमेटली एक दिन पाकिस्तान को टूटना है, और उनको भारत का ये अटैक झेलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है और आने वाले समय के लिए क्या तैयारी भारत की होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।